हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब मैट्रिक स्पेसेस में कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे बेसिकली हम करेंगे कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बट उससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना, कि सीक्वेंसेस के बारे में, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, कूशी सीक्वेंसेस। और इनफैक्ट किसी भी मैट्रिक स्पेस को आप कंप्लीट तभी बोलते हैं जब उसमें हर एक कूशी सीक्वेंस जो है ना वो कन्वर्ज कर जाए। एनीवेज, मैंने आपको बोला था कि जो हमने सिंपली रियल नंबर्स की सीक्वेंसेस पढ़े थे हम लोग फर्स्ट सेम में, मेरी वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। वहां पे डिटेल कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया है, एक बार आप देख के आइएगा। फिर से मैं बोलता हूं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो फर्स्ट सेम की जो कुछ वीडियोस हैं रियल एनालिसिस पे, रियल सीक्वेंसेस पे, उसको आप देख लेंगे ना तो थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में बेसिकली हम जो सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक स्पेस में सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है ना, और उसके कन्वर्जेंस की बात करेंगे। सो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और चलते हैं फर्स्ट सेम, मतलब जो हमने सीखा था रियल सीक्वेंसेस। और वहां पे मैंने आपको सीक्वेंस का डिफिनीशन बताया था कि जो सीक्वेंस होती है ना, कोई भी सीक्वेंस होगी, उसका डोमेन सेट फिक्स होता है क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सीक्वेंस जो है एक फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब इस फंक्शन का जो कोडोमेन होता है ना, ये चेंज हो सकता है। अगर मैंने सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लिया तो मैं बोलूंगा कि ये रियल सीक्वेंस आएगी। और अगर कोडोमेन को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिया तो मैं बोलूंगा सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या सीक्वेंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहीं पे अगर ये जो कोडोमेन है, यहाँ पे अगर मैंने कोई मैट्रिक स्पेस ले लिया ना, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? वो सीक्वेंस है इस मैट्रिक स्पेस एक्स में, ताकि ना एक्स डी भी बोल सकते हैं। तो मैट्रिक स्पेस में ये सीक्वेंस है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप अभी रियल सीक्वेंसेस किए, आगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करेंगे। मैंने अभी करेंगे क्या, मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंसेस पे, याद करिए, ठीक है ना, जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे थे 6 सेम में, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीक्वेंसेस हमने डिस्कस किया। उसी तरीके से कोडोमेन में अगर कोई मैट्रिक स्पेस ले लेते हैं ना, सो जो सीक्वेंस बनेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस आप सिंपली बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं फिर भी लिख देता हूं ताकि आपका डिफिनीशन क्लियर रहे, तो आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मैं क्या लिख रहा हूं? लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। मैंने एक मैट्रिक स्पेस लिया, ठीक। then a sequence in x ना, मतलब इस मैट्रिक स्पेस में, then the sequence in x is a function, या मैप भी आप बोल सकते हैं, is a function और मैप, मैपिंग में पूरा लिख दूं, चलिए, मैपिंग f from सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू x। ठीक है ना, सिंपल सा जो डिफिनीशन होगा, बस एक लाइन का। हालांकि मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो कोई मैट्रिक स्पेस लीजिए, तो इस मैट्रिक स्पेस में जो सीक्वेंस होगी वो क्या होता है? एक मैपिंग है जिसका डोमेन सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा और को डोमेन सेट जो है यही x हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कुछ जो कॉन्सेप्ट की मैं बात बोलूं, जो हमने रियल सीक्वेंसेस में देखा था, सेम यहाँ पे होल्ड करता है। मैं लिखूंगा नहीं, 1 बाय 1 मैं बताते चल रहा हूं। सीक्वेंस में हमने देखा था ना कि किसी भी सीक्वेंस की अगर बात करें तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं। और सीक्वेंस का नोटेशन जनरली आप fn लेते हैं या फिर an लेते हैं, ठीक है ना। हम नोटेशन जो है fn भी यूज कर सकते हैं, an भी यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम बॉक्स में an लिखते हैं तो मैं an ही लिखूंगा, ठीक है ना।
तो सीक्वेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और दैट मीन्स क्या हुआ, अगर ऐसे मैं लिख दिया तो सीक्वेंस के एलिमेंट्स क्या होंगे, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN फिर डॉट डॉट दिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे चूंकि ये मैपिंग है तो याद करिए सीक्वेंसेज जब मैंने बताया था आपको रियल नंबर की सीक्वेंस, तो ये जो A1 A2 A1 ये लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, ये जो नेचुरल नंबर 1 है ना उसकी इमेज है, ऑर्डर पेयर याद करिए ये ना। ऐसे अगर मैं लिख दूं, अगर ये मैपिंग मैं ले रहा था तो 1 की इमेज क्या है F1, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर में। ये A2 लिख रहा हूं मतलब ये 2 की इमेज होगी इस F के अंदर, तो F2 ये कॉमा है एंड सो ऑन। जनरल चला जाऊं डॉट डॉट डॉट, जनरल AN है तो यहाँ जो नेचुरल नंबर N होगी उसकी इमेज है FN, N की इमेज है ये, ठीक है, दिस ऑर्डर पेयर में डॉट डॉट ऐसे। अब इसी को मैं क्या लिख रहा हूं, याद करिए मैंने बोला था ना कि F1 लिखते हैं ऐसे, इसको क्या लिखते हैं F2 और ये डॉट डॉट कर दीजिए FN ना, ये FN। तो मैं F1 F2 इस नोटेशन को मैं क्या यूज कर रहा हूं, A1 A2 इस तरह से डॉट डॉट AN। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे अगर ये सीक्वेंस लिखते हैं तो A1 है क्या, जो नेचुरल नंबर 1 है ना उसकी इमेज है, ये A2 क्या है, नेचुरल नंबर 2 की इमेज। इस मैपिंग के अंदर, ये मैपिंग एक रूल होगा ना, डिफिनीशन आप जानते हैं मैपिंग का। फिर AN जो है, जो नेचुरल नंबर N होगी जनरल एलिमेंट उसकी इमेज इस F के अंदर जो मैपिंग है। क्लियर हुआ। सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ऐसा हो सकता है कि एक ही एलिमेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करे, वो भी हम देखे थे। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही एलिमेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करे, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस। तो जो भी वहां पे सीक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट था बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। अगर मैं ये बोल देता हूं दैट मीन्स सारा टेंशन खत्म हुआ। देखिए मैपिंग का सीक्वेंस का डिफिनीशन भी सेम है, बस वहां पे हमने रियल सीक्वेंसेस किया था, अब आर की जगह मैं एक्स ले रहा हूं, तो ये सीक्वेंस किस में हो जाती है, एक्स में। दैट मीन्स ये A1 A2 AN जो मैं बोल रहा हूं ना, यहाँ पे ये A1 A2 ये सब के सब जो है किस में आते हैं, इस एक्स के एलिमेंट्स होंगे। सिंपल सी बात है ना, जो इमेज सेट जाएगा, ठीक है ना, जिसको हम रेंज बोल सकते हैं, तो वो सब के सब एक्स के मेंबर्स होंगे। क्लियर हो गया, प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना। अब रही बात एक एग्जांपल की, सीक्वेंस की, तो मैं एक एग्जांपल कर सकता हूं। सो एग्जांपल की बात कर दिया, 2 एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं ताकि जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाए, ठीक है। मैंने क्या किया कि जो सीक्वेंस मैं बोल रहा हूं ना कि AN ना, AN ये सीक्वेंस है जहां पे AN जो है वो है क्या, फॉर एग्जांपल बहुत फेमस सीक्वेंस है 1/n, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मेट्रिक स्पेस लिया मैंने वो क्या लिया, यूजुअल मेट्रिक स्पेस। यूजुअल मेट्रिक स्पेस आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फॉर एग्जांपल ये, ठीक। तो दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये मैंने अगर लिख दिया तो दैट मीन्स यहाँ पे एक मैपिंग मैं कंसीडर कर रहा हूं जिसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और को डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इनफैक्ट यहाँ पे ये मेट्रिक स्पेस, यूजुअल मेट्रिक स्पेस। तो ये बिल्कुल जो रियल सीक्वेंसेज है ना वही यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता, सब कुछ वही है ही, क्योंकि यूजुअल मेट्रिक स्पेस जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना उसी के सेंस में पूरे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज या रियल सीक्वेंसेज किया था। तो ये अब आपको पता चल गया होगा कि अब ये सीक्वेंस मुझे लिखना है, तो AN ये सीक्वेंस होगी क्या, n इक्वल टू 1 रखेंगे 1, 2 रखेंगे 1/2, 3 रखेंगे 1/3, 4 रखेंगे 1/4 डॉट डॉट डॉट। तो ये मेरी सीक्वेंस हो गई किसमें, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस RD। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। फिर एक एग्जांपल आप और ले लीजिए। मैंने क्या किया, x को, ठीक है ना, मैंने जैसे बोला था ना कि 2 ही एलिमेंट में अपना नाम ले लिया, अरविंद ले लिया और किसी और का नाम ले लिया, मेरे फ्रेंड्स का नाम ले लिया अतुल फॉर एग्जांपल, ठीक। x को ये लिया। अब मैंने यहाँ पे सीक्वेंस जो डिफाइन किया, और ऑफकोर्स यहाँ पे जो मैं ले रहा हूं डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस ले रहा हूं। चलिए ये मेरा क्या है, डिस्क्रीट, ठीक है ना, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस लिया, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। अब यहां पे मैं जो सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूं इस तरह से, AN दिस इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं अपने को ही ले लेता हूं अरविंद,
फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए यहाँ पे वो लिख सकते हैं, मैं बता दिया। अब आप लिखना होगा तो स्पेस लेके आप लिख लीजिएगा। ये मैंने ले लिया। तो अब यहाँ पे सीक्वेंस जो बन रही है वो सीक्वेंस क्या बनेगी, an इक्वल टू n इक्वल टू 1 रखेंगे तब भी अरविंद, 2 रखेंगे तब भी अरविंद, 3 रखेंगे तब भी अरविंद, n रखेंगे तब भी अरविंद। दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस बन क्या रही है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में, ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक स्पेस के ही एलिमेंट्स है ना। देखिए यहाँ पे भी इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, इस मैट्रिक स्पेस के एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा, प्लीज बोलिएगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, अब आ जाते हैं किसी भी सीक्वेंस के कन्वर्जेंस का क्या डिफिनीशन होगा अगर मैट्रिक स्पेस में सीक्वेंस लेते हैं। सो कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस मैट्रिक स्पेस में डिफिनीशन सेम होगा जैसे हमने रियल सीक्वेंसेस की बात किया। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी सीक्वेंस आप मैट्रिक स्पेस में लीजिए, ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक स्पेस XD में, मैं बोलूंगा ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, इसी मैट्रिक स्पेस का एक एलिमेंट है A। इसका मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं कि इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना, अगर ये एलिमेंट A है तो इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसी एलिमेंट A के आसपास इकट्ठा होते हैं, या उसी को मैं क्या बोलता था, क्लस्टर्ड होते हैं। कुछ एलिमेंट्स बाहर हो सकते हैं, दूर दूर हो सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसी पॉइंट पे इकट्ठा होंगे, A पे इकट्ठा होंगे। तो कन्वर्जेंस मैं क्या बोलता हूं कि ये सीक्वेंस AN जो है उस A पे कन्वर्ज करती है। ठीक है ना, लॉजिकली जो मैं शुरू से बताते आ रहा हूं, जब भी सीक्वेंस डिस्कस किया मैंने, रियल नंबर्स की सीक्वेंस हमने फर्स्ट सेम में किया, कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंस आपने सिक्स सेम में किया, और यहाँ पे मैं मैट्रिक स्पेस में जो सीक्वेंस है उसके कन्वर्जेंस की बात कर रहा हूं। तो एक ही ये कॉन्सेप्ट होता है कन्वर्जेंस, मतलब जिसको आप बोलते हैं ना लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो दैट मीन्स इसी पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या होंगे, इकट्ठा होंगे, तभी तो ये कन्वर्जेंस का सेंस था। अब इसको डिफाइन कैसे करते थे, याद करिए, रियल सीक्वेंस में भी वही किया, कॉम्प्लेक्स में भी, यहाँ पे भी, कि आप कोई भी इप्सिलॉन एक रियल नंबर है पॉजिटिव, उसको लीजिए, तो इस पे डिपेंडिंग मुझे एक नेचुरल नंबर मिलती थी कैपिटल N, सच दैट इस नेचुरल नंबर से बड़ी कोई भी आप नेचुरल नंबर लेंगे ना, ठीक है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग, इस नेचुरल नंबर के करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस के एलिमेंट और जिस पे वो कन्वर्ज करती है उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इप्सिलॉन से छोटा होगा। और ये होता है फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। मतलब इस नेचुरल नंबर जो मिली है उससे बड़ी या इक्वल कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, उसके करेस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस का एलिमेंट्स होंगे ना, उनका और A के बीच का डिस्टेंस इस इप्सिलॉन से छोटा होगा। और इप्सिलॉन चूंकि कोई पॉजिटिव नंबर लेना है, इप्सिलॉन को 1 लेंगे तब भी ये होल्ड करना चाहिए, इप्सिलॉन को अगर आपने 0.1 लिया तब भी ये होल्ड करेगा, इप्सिलॉन को आप 0.0001 लिया तब भी होल्ड करेगा। तो इप्सिलॉन को मैं कितनों छोटा करते जाऊं ये कंडीशन होल्ड करेगा। हाँ, ये नेचुरल नंबर अलग अलग इप्सिलॉन के लिए अलग अलग आ सकती है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये होल्ड करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इप्सिलॉन को छोटा करो, 0 के पास लेता जाऊं तब भी ये कंडीशन होल्ड करेगी। इसका मतलब यही हुआ ना, जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको बताया था कि सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना, इस एलिमेंट A पे क्लस्टर्ड होंगे या इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, जो हमने सीखा है रियल सीक्वेंसेज में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीक्वेंसेज में, और सेम यहाँ पे डिफिनीशन ट्रांसफर हो जाता है किसमें, मैट्रिक स्पेस में। हाँ, बस फर्क यही है कि रियल नंबर के सीक्वेंस में ये जो डिस्टेंस लिखते थे उसकी जगह याद करिए हम क्या लिखते थे, मॉड AN माइनस A ना, लेस देन इप्सिलॉन। अब ये मॉड लगा दिया, मतलब ये क्या करता है, AN सीक्वेंस का एलिमेंट और A के बीच का डिस्टेंस। तो मैंने अभी बोला था ना कि रियल सीक्वेंस जितना किया था आपने, वो किया क्या था आपने यूजुअल मैट्रिक स्पेस में। ये देखिए, और यूजुअल मैट्रिक स्पेस में डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं आप, T ऑफ XY मॉड X माइनस Y।
यही से ये ट्रांसफर होके आता है, ठीक है ना। तो यही मैं शुरू में ही बोल दिया था कि यूजुअल मेट्रिक मतलब पूरा वही चीज डिट्टो जो आपने किया था रियल नंबर की सीक्वेंसेस। क्यों? क्योंकि वहां पे मेट्रिक स्पेस हम पढ़े नहीं थे, बट डिस्टेंस इस तरीके से डिफाइन किया था, तो वो आप देखेंगे तो वो यूजुअल मेट्रिक स्पेस का कॉन्सेप्ट था। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे इन जनरल कोई भी मेट्रिक स्पेस लेंगे तो डिफिनीशन यही होगा, उसको मैं अब लिखता हूं। तो एक बार बस सिंपली लिख दूं, कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। सो लेट XD बी अ मेट्रिक स्पेस। मैंने कोई भी मेट्रिक स्पेस लिया, मेट्रिक स्पेस, और इसकी एक सीक्वेंस लेता हूं an। सो मैं लिखता हूं द सीक्वेंस an इन x ना, इन x मतलब इस मेट्रिक स्पेस के एलिमेंट्स की ये सीक्वेंस है, इज said to converge या converge to a point या एलिमेंट बोल सकते हैं, to a point। चलिए मैं a नहीं लिखता हूं, p लिख देता हूं, to a point p of x if, क्या डिफिनेशन था, if for each epsilon या for each epsilon greater than 0 मुझे एक नेचुरल नंबर मिलेगी। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, मैं यहाँ पे कैपिटल N लिखता हूँ। तो ये नेचुरल नंबर, अगर मैं नेचुरल नंबर बोलता हूँ तो दैट मीन्स दिस N बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए नोटेशन मैं ये यूज करता हूँ, और ये n जो है सिंपली एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल N सच दैट, क्या होगा, डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस यूजुअल होता तो मॉड लगाते, लेकिन यहाँ पे मेट्रिक स्पेस है तो उसका डिस्टेंस मेजर करने का जो तरीका होगा, सो d ऑफ an कॉमा, यहाँ पे मैंने क्या लिया, सीक्वेंस p ले रहा हूं, तो दिस p, यही होगा ना, डिस्टेंस between elements of the sequence, and this p must be less than epsilon for every n greater than or equal to capital N। ठीक है ना, सिंपल सा ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। और इसी का जो कॉन्सेप्ट है, मैं यही बोला था ना कि डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होगा p और an का। तो इसको दूसरे तरीके से भी बुक्स में लिखते हैं कि d ऑफ an और ये p टेंस टू जीरो एज n टेंस टू इंफिनिटी। इसका मतलब यही हुआ ना कि मैंने आपको बोला ना, इस पॉइंट p के आसपास सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इकट्ठा होंगे। मतलब क्या हुआ, इन एलिमेंट्स और p के बीच का डिस्टेंस जीरो की तरफ टेंड करेगा या ऑलमोस्ट जीरो होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, तो इसको जो है ना, यहां पे मेट्रिक स्पेसेस में एक जो कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक, इसको आप इस ओपन स्फीयर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, इस पॉइंट P के आसपास सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स इकट्ठा होंगे ना, तो इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि मुझे कि कोई भी मैं इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लूं, ठीक है ना, कोई भी इप्सिलॉन लूं, इसके करेस्पॉन्डिंग मुझे, ठीक है ना, इस इप्सिलॉन के करेस्पॉन्डिंग मुझे एक ओपन स्फीयर जरूर मिलेगा। और एक ही क्या, कोई भी ओपन स्फीयर बनाइए ना, तो जब इप्सिलॉन चेंज करेंगे तो ओपन स्फीयर चेंज होगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग मुझे जो ओपन स्फीयर मिलेगा ना, सेंटर्ड एट दिस पॉइंट P, ठीक है ना, और ये ओपन स्फीयर जो होगा ना, वो क्या करेगा, इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। तो ओपन स्फीयर के करेस्पॉन्डिंग भी डिफाइन करते हैं कुछ बुक्स में। तो मान लीजिए ये मेरा ओपन स्फीयर हो गया, ऐसे मैं कॉन्सेप्चुअली बता देता हूं। ओपन स्फीयर के टर्म का मतलब क्या हुआ, अगर कहीं कोई बुक पढ़ते, ये मेट्रिक स्पेस है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है P, ठीक है ना, मैं इप्सिलॉन कुछ भी लूं, उसके करेस्पॉन्डिंग उतनी रेडियस की सेंटर्ड एट P एक मुझे ओपन स्फीयर मिलता जाएगा ऐसे।
ठीक है ना। मैं एक नहीं, मतलब इप्सिलॉन बदलेंगे तो जो भी आप उतने रेडियस का ओपन स्फीयर बनाइए, होगा क्या, सबसे छोटा वाला ये है ना, होगा क्या वो कि वो जो है कुछ एलिमेंट्स हो सकता है बाहर रहेगा, A1 A2, इधर A3 लिख दिया, इधर A4 लिख दिया, डॉट 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 AN-1, और ये देखिए n से स्टार्ट होंगे ना, तो इसके बाद जो एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे एलिमेंट जो है वो A कैपिटल N है, और जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो इसी ओपन स्फीयर में होंगे। ओपन स्फीयर में मतलब प्रैक्टिकली क्या है, इस P के आसपास इकट्ठा होंगे। रेडियस छोटा करते जाइए तब भी ये कंडीशन, बड़े करते जाइए तब भी ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो ओपन स्फीयर वाले कॉन्सेप्ट में इस तरीके से डिफाइन करते हैं कुछ बुक्स में, बट ठीक है, ये डिफिनीशन जो मैंने लिखा वो परफेक्ट है। मैं समझा पाया कि नहीं? अब कन्वर्जेंस की जो बात है, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये नोट 1 हो गया ओपन स्फीयर के कॉन्सेप्ट में के टर्म में जो कन्वर्जेंस डिफाइन करते हैं। और सेकंड जो है, जो नोटेशन है कि अगर ये सीक्वेंस AN जो है ना इस P पे कन्वर्ज करेगी तो हम, ठीक है, कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो ऐसे लिख देते हैं ये सीक्वेंस AN कन्वर्ज करती है इस P पे, या दूसरा जो नोटेशन होता है बड़ा फेमस है, आप ऐसे भी लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस AN दिस इज इक्वल टू P। ठीक है ना। तो अगर ये लिखते हैं दैट मीन्स क्या हुआ कि सीक्वेंस जो है कन्वर्ज करती है इस पॉइंट P पे, और इस P को क्या बोलते हैं, लिमिट। ठीक है ना, लिमिट पॉइंट याद करिए, एक से अधिक लिमिट पॉइंट्स हो सकते थे सीक्वेंस में। कन्वर्जेंस की जो बात करते थे याद करिए, ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस ले लीजिए तो एक से अधिक लिमिट पॉइंट्स होते थे। लेकिन जब कन्वर्ज करेंगे तो सिंपली आप बोलते हैं क्या, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज P, दैट मीन्स वो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। लिमिट पॉइंट अलग कॉन्सेप्ट है, हमने अभी भी सीखा मैट्रिक स्पेस में भी। लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज P, इसका मतलब क्या हुआ, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है इस P पे। ठीक है ना। तो ये मतलब कन्वर्जेंस के केस में आप क्या बोलते हैं, जो नाम जो यूज करते हैं, लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस AN इज P। इसका मतलब ये हुआ इसकी लिमिट P है, दैट मीन्स ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है इस पॉइंट P पे। ठीक है, मैंने बस आपको रिकॉल किया है, इसमें ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि आप नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी रिकॉल कर लिया। क्लियर है। तो यहां पे बस याद रखिएगा, रियल सीक्वेंसेज में सेम डिफिनीशन हुआ करता था। ये D की जगह आप ऐसे लिखते थे, mod AN माइनस P इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। तो वहां पे रियल सीक्वेंस थी, मतलब यूजुअल मैट्रिक स्पेस में हम बात करते थे। लेकिन यहाँ पे XD तो कोई मैट्रिक स्पेस हो सकता है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, जो इस यहाँ पे जो मैट्रिक है D, इसीलिए हम D ऑफ ANP लिख देते हैं। ठीक है ना। जैसे डिस्क्रीट ले लेंगे तो ये डिस्टेंस कैसे मेजर करें, याद करिए, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। समझ में आ गया। सेम अगर दूसरी कोई मैट्रिक स्पेस लेते हैं तो वहां पे डिस्टेंस जो मेजर करेंगे दो एलिमेंट्स के बीच का, वो उस मैट्रिक के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। तो इसलिए हमने D से रिप्लेस कर दिया, जनरल मैट्रिक स्पेस लिया है। एक बार पढ़ देते हैं, कहीं पे कोई लैंग्वेज मिस्टेक तो नहीं है। लेट XD बी ए मैट्रिक स्पेस, द सीक्वेंस AN इज सेट टू कन्वर्ज टू अ पॉइंट P बिलोंग्स टू X इफ फॉर ईच इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर दिस सच दैट, ये कंडीशन होल्ड करे। बिल्कुल सही है। तो इसकी अब कोई चेंज की जरूरत नहीं है। ओपन स्फीयर के टर्म में भी मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बता दिया। और जब सीक्वेंस कन्वर्ज करे तो लिखते ऐसे हैं और बोलते क्या है, लिमिट ऑफ AN इज P। लिमिट पॉइंट मत बोलिए, लिमिट पॉइंट का सेंस थोड़ा अलग हो जाता है। लिमिट ऑफ AN इज P, दैट मीन्स ये सीक्वेंस P पे कन्वर्ज करती है। क्लियर हुआ। तो इतनी चीजें तो हमने बिल्कुल पढ़ी हुई थी। बस आपको करना क्या है, कन्वर्जेंस में बस वहां पे जो मॉड AN माइनस P लिखते थे ना, जो रियल सीक्वेंस में, उसको बस रिप्लेस कर दीजिए D से। पूरा कॉन्सेप्ट ही वही है, कॉन्सेप्ट पूरा वही है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया कि डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो D के रिस्पेक्ट में। क्लियर हुआ कि नहीं, प्लीज बोलिएगा फ्रेंड्स। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, कूसी सीक्वेंस। कूसी सीक्वेंस भी हम लोग डिफाइन किए हैं, सेम डिफिनीशन होगा कूसी सीक्वेंस। कूसी
सीक्वेंस। ठीक है ना। अब यहां पे हम कोसी सीक्वेंस मेट्रिक स्पेस में डिफाइन करेंगे, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जो है कोसी सीक्वेंस जो मैंने रियल सीक्वेंसेस में डिफाइन किया था एक बार देख लीजिएगा। डिटो सेम टू सेम डिफिनीशन वही होगा, बस वहां पे जो हम लिखते थे ना मॉड an माइनस am ना, ऐसे ऐसे, तो यहां पे बस ये रिप्लेस हो जाएगा डिस्टेंस से, बाकी कोसी सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट वही है। मैं समझा पाया कि नहीं? सो प्लीज चेक करके आइएगा, डिफिनीशन देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोसी सीक्वेंस मेट्रिक स्पेस में क्या होता है उसको डिफाइन कर देंगे, फिर आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे। ठीक है। होपफुली ये जो बेसिक था, मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट होगा जो आपके समझ में ना आया होगा। इतनी डिटेल में हमने रियल सीक्वेंसेज किए, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेज किए, तो ये तो बहुत आसान होगा, पहुंच पाया होगा। अगर मेरा एफर्ट वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करेंगे कोसी सीक्वेंसेस। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।